नमस्ते, सत श्री अकाल, वडक्कम, राम राम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। प्यारे बच्चों, मैं योगेश कुमार मेरे यूट्यूब चैनल हॉल ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जबकि बात करें कंपटीशन लेवल की, तो कंपटीशन चाहे आपका वो एनटीएससी हो या फिर वो ओलंपियाड हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे। आपके माइंड में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं, क्या होता है बैलेंसिंग, क्या बेनिफिट है, सबके जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं। जिंक को जब हम लोग HCl के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। यही इक्वेशन क्यों लिया बेटे, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं इसको यूज कर चुका हूं और आप लोगों को भी थोड़ा सा फेमिलियर सा फील हो। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने कुछ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को लिखा है और कुछ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मैंने इस एरो के राइट हैंड साइड पर लिखा है। तो प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड लिखे जाते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटे? रिएक्टेंट के नाम से। और राइट हैंड साइड पर जो भी हमारे एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? प्रोडक्ट के नाम से। तो पहला क्वेश्चन आता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल इक्वेशन में उनकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर एज सच लिए जाते हैं। क्या होते हैं बेटे? वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल इक्वेशन में उनकी ओरिजिनल फॉर्म यानी कि नेचर में जिस फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं उसी फॉर्म के अंदर उनको लिया जाता है। तो मैं लिख देता हूं, रिएक्टेंट आर दोज substances which are taken in their original form। किस फॉर्म में बेटा? ओरिजिनल फॉर्म। जबकि प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट आर न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस which have entirely different chemical properties than these reactant। ऐसे सब्सटेंस जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट हो रिएक्टेंट से। तो इसको भी लिख लेते हैं, these are newly formed substances which have entirely different properties than reactants। कि भाई जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफरेंट होगी। किससे बेटा? रिएक्टेंट से। तो चलिए, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, आपको पता लग गया। उसके बाद बेटा मैंने केमिकल इक्वेशन के बीचों बीच जो ये एरो लगाया है, इस एरो का मतलब होता है टू यील्ड और टू फॉर्म। क्या मतलब होता है बेटे? टू यील्ड और टू फॉर्म। ये एरो जो होता है ये किसके बारे में बताता है? ये आप लोगों को बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बताता है बेटा? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपकी रिएक्शन जो है जा रही है। पूरी केमिस्ट्री के अंदर हम दो टाइप के एरो यूज करते हैं। एक एरो जो होता है आपका फुली हेडेड एरो होता है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। क्या होता है बेटा? ये फुली हेडेड एरो। फुली हेडेड एरो हमेशा हमें इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन में यूज करना है। कौन सी रिएक्शन में बेटे? इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर। क्या होती है इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन? इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करती हैं। जबकि दूसरे टाइप का एरो हमने जो यहाँ पर यूज किया है, इसको बोला जाता है हाफ हेडेड एरो। क्या बोला जाता है बेटा? हाफ हेडेड एरो। ये वाला एरो जो है हमेशा हम लोग रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं। किसके अंदर यूज करते हैं बेटा? रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर। क्या होती है रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी प्रोसीड कर सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी प्रोसीड कर सकती है। कहने का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड भी जा सकती है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट साइड भी जा सकती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया होगा रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, एरो क्या बताता है और इसका मतलब क्या होता है।
चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए बेटा हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया। इनके बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगी तो हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनिया का। बीच में साइन किसका लगाया है बेटे? हाफ एडिड एरो का। कहने का मतलब यहाँ पर रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल टाइप। क्या है बेटे? रिवर्सिबल टाइप। सपोज कीजिए बेटा अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है, आप कैसे चेक कर पाओगे? तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट देखने होंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट कौन कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। प्रोडक्ट कौन है? अमोनिया। चलिए देख लेते हैं इनका नंबर। नाइट्रोजन का नंबर जो है रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2। हाइड्रोजन का नंबर रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2। नाइट्रोजन का नंबर यहाँ पर कितना है? 1। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 3। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स का नंबर है ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट का नंबर और प्रोडक्ट का नंबर दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, ऐसी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? दीज आर दोज केमिकल इक्वेशन, दीज आर दोज chemical equations in which number of atoms in reactant side and product side are not equal। जिसमें भाई रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड जो एटम्स का नंबर है वो इक्वल नहीं होगा। एक चीज और देख लेते हैं बेटे, अगर हम इनका मास की बात करें तो नाइट्रोजन का मास जो होता है वो 14 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो मास कितना हो गया बेटे? 28 ग्राम। कितना हो गया बेटे? 28 ग्राम। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 का 2 ग्राम। तो यहाँ पर जो टोटल मास है ये कितना हो गया बेटे? 17 ग्राम। कितना हो गया? 17 ग्राम। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर आ गया आपका 30 ग्राम, यहाँ पर आ गया 17 ग्राम। तो ये तो हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया, क्योंकि दोनों का मास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, हमें घाटा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसे कोफिशिएंट्स लाएंगे जिसकी वजह से दोनों साइड का मास क्या हो? इक्वल हो जाए। क्या हो जाए बेटे? इक्वल हो जाए। सपोज कीजिए मैं रिएक्टेंट साइड ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 3 और 2 क्या है बेटे? ये आपके होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या होते हैं बेटे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब जरा मास दोबारा से चेक करते हैं। नाइट्रोजन का मास कितना बेटे? 28 ग्राम। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो टोटल मास कितना बेटे? 6 ग्राम। यहाँ पर पहले कितना था? 17, मल्टीप्लाई किया 2 से, तो अब ये भी कितना हो गया? 34। यहाँ पर 28 + 6 कितना हो गया? 34। तो अब दोनों साइड आपका मास जो है वो भी इक्वल है और नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी इक्वल है। ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलेंगे इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस्ड हो गई है। क्या हो गई है? बैलेंस्ड हो गई है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटे? दीज आर दोज केमिकल इक्वेशंस in which number of atoms on both side of reactant and product आर इक्वल। मतलब क्या बेटे? एटम का नंबर जो होगा वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। ऐसा आपकी बुक्स के अंदर लिखा जाता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये होती है, लेकिन मेरा मानना है बेटे ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपकी आधी अधूरी है। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी मैं आपको लेक्चर के एंड तक बता दूंगा। अभी के लिए आप इसी से काम चलाइए। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। उससे पहले एक क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर, अभी जो मैंने मास का यूज किया इसी के ऊपर बेस्ड था सारा, कि क्वेश्चन था बेटा आपका 1 मार्क्स का, पूछा गया था व्हाई वी नीड टू बैलेंस a chemical
इक्वेशन, क्या रीजन है कि हमें कोई केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस करनी पड़ी। तो आपको आंसर करके आना था, आंसर था आपका टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये आपका एक लॉ होता है केमिस्ट्री में, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या कहता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सीधा सीधा कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। जितना मास हम लोगों को रिएक्टेंट का लेना है उतना जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका मास भी उसके इक्वल होना चाहिए। तो इसी को प्रूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रिएक्शंस को या इक्वेशंस को बैलेंस करने की। ठीक है बेटे, बैलेंसिंग करते कैसे हैं? जो बोर्ड के एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पहले उस पैटर्न पे आपको एक इक्वेशन करा देता हूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को डील करके आना। तो हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन क्या है आपकी? Fe plus H2O gives Fe3O4 प्लस H2। क्या है बेटे? Fe plus H2O gives Fe3O4 प्लस H2। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन जो है इसके अंदर यहाँ पर आयरन कितना है 1, इधर कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2। तो कहने का मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम है वो डिफरेंट है। तो ये वाली इक्वेशन आपकी क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या है बेटे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कभी कभार अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग स्केलेटन इक्वेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटे? स्केलेटन इक्वेशन। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात होती है। तो अब स्टेप कौन कौन से होंगे जब हम रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे? तो जो आपका पहला स्टेप होगा किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, वो होगा एग्जामिनेशन। क्या होगा बेटे? एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एग्जामिन करना है कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम जो है वो कितना कितना है। तो पहला स्टेप क्या होगा? एग्जामिन द number of atoms on both side। तो आइए चलिए करते हैं। बेटा आप साथ के साथ उतारते चले क्योंकि ये काफी लेंथी होने वाला है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं एलिमेंट की रिएक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। कौन कौन से बेटे? एक आपका आयरन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। फिर हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड पे उनका नंबर कितना है और प्रोडक्ट साइड पे उनका नंबर कितना है। तो बताइए जरा, आयरन का नंबर रिएक्टेंट साइड पे कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है बेटा? 1। जबकि प्रोडक्ट साइड की अगर बात करें, आयरन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 4। दोनों साइड नंबर जो है एटम का वो अनइक्वल है, इसलिए ये इक्वेशन क्या है बेटे आपकी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन या फिर स्केलेटन इक्वेशन। अब अगला स्टेप क्या कहता है? आपको एक ऐसा कंपाउंड यहाँ पर चूज करना पड़ेगा जिसके अंदर जो एटम का नंबर है वो मैक्सिमम है। कौन सा कंपाउंड है भाई? यहाँ पर 2 ही कंपाउंड है, एक H2 है, एक Fe3O4 है। तो Fe3O4 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ज्यादा है, इसलिए हम चूज करेंगे किसको? Fe3O4 को। तो पहले स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है? pick up a compound which has maximum number of atoms। किसके अंदर से हमें ज्यादा से ज्यादा एटम वाला देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर से भी हमें, जो हमने कंपाउंड ये चूज कर लिया है, इसके अंदर से भी हमें वो एलिमेंट पिक करना है जिसका नंबर ज्यादा हो। ज्यादा नंबर किसका बेटे? ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर लिख लेते हो पिक in this compound, pick from this compound an element which is in a maximum number। किसमें हो बेटे? वो मैक्सिमम नंबर में। तो हम किसको चूज करते हैं? लेट वी चूज ऑक्सीजन। हम किसको चूज करेंगे बेटे? ऑक्सीजन को चूज करेंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा? नाउ बैलेंस दिस एटम। नाउ बैलेंस दिस एटम। तो हम क्या करेंगे? इधर वही एलिमेंट लिख लेंगे, इधर हम रिएक्टेंट साइड लिख लेंगे,
इधर हम प्रोडक्ट साइड लिख लेंगे। एलिमेंट क्या चूज किया बेटे, ऑक्सीजन। यहाँ पर इनिशियली क्या थी उसकी अमाउंट वो लिखनी है, और फिर फाइनली जब हम उसको बैलेंस कर लेंगे तो उसका अमाउंट क्या है वो लिखना है। तो इनिशियली रिएक्टेंट साइड पर आपके ऑक्सीजन कितने हैं बेटे, 1, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 4। अब क्या करना है, हमें उसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक कोफिशिएंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 4 अगर मैं कर दूं तो ये कितना हो गया बेटे, 4, और इधर की साइड क्या कर दूंगा, 4 × 1 = 4। तो दोनों साइड जो है ऑक्सीजन का नंबर जो है सेम हो गया। तो हमने चेंज किस साइड किया बेटे, चेंज हमने किया रिएक्टेंट साइड। तो हम रिएक्टेंट साइड को एक ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटे, बैलेंस हो जाएगी। तो आइए फटाफट से कर देते हैं। यहाँ पर हम ऑक्सीजन की साइड, रिएक्टेंट साइड जो है आप क्या करोगे, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं Fe + 4H2O gives Fe3O4 + H2। अभी भी हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं हुई है, तो अभी भी ये क्या है, स्केलेटन इक्वेशन। तो अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप, अच्छा एक छोटी सी बात और ध्यान रखना भाई, जो कोफिशिएंट है वो हमें हमेशा आगे लिखना है। इसको कभी भी, ये जो नीचे वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं बेटे, सबस्क्रिप्ट। तो आपको कभी भी सबस्क्रिप्ट से छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमेशा आपको कोफिशिएंट ही बदलने हैं। कभी इसकी आप लोग मल्टीप्लिकेशन कराओ और H8O4 लिखाओ, है ना, वो गलत हो जाता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, सिर्फ आगे ही इसको लिख के आना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा बेटे आपका, अगले स्टेप के अंदर हम बोलेंगे लेट अस चूज अनदर एलिमेंट। अब हम कोई दूसरा एलिमेंट जो है या जो एटम है उसको चूज कर लेंगे। तो कौन सा चूज करें बेटे, बोलो। आयरन बचता है, हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन को कर लेते हैं। सपोज वी चूज हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पे किसको चूज किया, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ बैलेंस दिस एटम। तो इस एटम को भी आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। फिर से क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट इधर रिएक्टेंट साइड लिख लेंगे, इधर आपका प्रोडक्ट साइड लिख लेंगे, फिर इधर इनिशियली लिखेंगे और लास्ट में हम लोग फाइनली लिखेंगे। तो एलिमेंट कौन सा है बेटे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नंबर इनिशियली क्या है, अब ये इक्वेशन देखनी है, ये वाली नहीं देखनी है, ये देखनी है। इनिशियली यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 × 2 8। कितनी है बेटे, 8। इस साइड कितनी है, 2। फाइनली हमें इसको बैलेंस इस तरीके से करना है कि ये दोनों नंबर जो है वो इक्वल आ जाए। तो मैं रिएक्टेंट साइड अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और प्रोडक्ट साइड अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारा नंबर जो है ये हमारा इक्वल हो जाता है। तो चेंज किस साइड हुआ बेटे, प्रोडक्ट साइड। तो अब की बार कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन की साइड होगी प्रोडक्ट साइड। तो कर देते हैं फटाफट से। स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपकी जो नई इक्वेशन बनेगी उसके अंदर आपको प्रोडक्ट साइड जो हाइड्रोजन है वहां पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या अभी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, नहीं बेटे, क्योंकि आयरन का नंबर अभी भी इक्वल नहीं है। तो अगला स्टेप फिर से वही बार बार स्टेप अगला है आपका, नाउ चूज नेक्स्ट एलिमेंट। हम अब की बार क्या करेंगे, नया एलिमेंट जो वो चूज कर लेंगे। सपोज वी चूज आयरन। तो हम आयरन को चूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो नाउ बैलेंस Fe। तो फिर से वही चीज, एलिमेंट लिया, एलिमेंट लेने के बाद इधर रिएक्टेंट लिया, इधर प्रोडक्ट लिया। एलिमेंट आपका आयरन था, तो इनिशियली जो आयरन था वो आपका रिएक्टेंट साइड कितना बेटे, 1, प्रोडक्ट साइड कितना है, 3। फाइनली जब हम उसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग के लिए हम रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट साइड 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो नंबर है वो इक्वल हो जाता है। तो चेंज किस साइड हुआ, रिएक्टेंट साइड। तो कोफिशिएंट भी किस साइड ऐड करोगे, रिएक्टेंट साइड। तो चलिए कर देते हैं फटाफट से रिएक्टेंट साइड भी। अब की बार हमने क्या किया, कोफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अभी लग रहा है कि हमारे ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में एक लास्ट स्टेप लिख के आना है। लास्ट स्टेप में आप लिख के आओगे, नाउ अगेन एग्जामिन द बैलेंसिंग ऑफ
एलिमेंट। तो जो स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप था सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर हमने एलिमेंट लिख लेना है, यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्टेंट साइड लिखना है, इधर हमने प्रोडक्ट साइड लिखना है। तो एलिमेंट कौन कौन से थे? आयरन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। आयरन कितना हो गया 3 रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन कितना हो गया 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, प्रोडक्ट साइड पे कितना हो गया बेटा आयरन 3, हाइड्रोजन कितना हो गया 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4। तो जब आप इतना कर पाओ तभी आपको बोल के आना है अब हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यही वाला क्वेश्चन क्यों कराया? क्योंकि सीबीएसई 2019-20 का जो सेशन था उसके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आया था। कितने मार्क्स का आया था? 5 मार्क्स का आया था। तो इस इक्वेशन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि आंसर क्या आया। यहाँ पर 3 4 1 4 क्या है बेटे? 3 4 1 4। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक एक बार समझने में थोड़ी सी लेंथी है, जिसको समझ में आ गई उसको 10 सेकंड लगेंगे। तो आइए जानते हैं ट्रिक्स को। तो दोबारा से ये इक्वेशन ले लेते हैं क्योंकि पहले इसी पे सिखा देते हैं। सपोज करो बेटे आपकी ये केमिकल इक्वेशन है जो आपको बैलेंस करनी है। तो ट्रिक कैसे लगानी है? पहला स्टेप ट्रिक का क्या है? आपको सभी एलिमेंट को ABCD की फॉर्म में ले लेना। काफी पुरानी ट्रिक है, हमारे टाइम पर हमारे टीचर बताते थे, तो उसी से आपको भी मैं बता रहा हूँ। कभी भी ये ट्रिक आपकी फेल नहीं होने वाली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटे आपका काम क्या होगा? सभी एलिमेंट को ABCD की फॉर्म में ले आना। अगला जो आपका स्टेप होगा उस स्टेप के अंदर हम लोग इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? जैसे Fe का नंबर कितना है 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1 है। क्या होगा बेटे? 1 है। जबकि प्रोडक्ट साइड कितना है बेटे? 3 है। क्या ये C? तो A इक्वल टू क्या है 3C। ये वाला कॉम्बिनेशन बना हमारा किसके लिए? आयरन के लिए। अभी हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या है 2B। क्या है बेटे? 2B। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2, तो ये क्या हो गया 2D। तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमारा बना 2B इक्वल टू 2D किसके लिए बना? हाइड्रोजन के लिए। तीसरा कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर 1 है इसलिए B लिखा, इधर की साइड ऑक्सीजन 4 है और C में आती है तो B इक्वल टू 4C। क्या है बेटे? B इक्वल टू 4C। तो 3 टाइप के कॉम्बिनेशन हमारे बन गए हैं। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अभी आप लोगों को जो सेकंड स्टेप है ये हमेशा ध्यान रखना है, आपको इन कॉम्बिनेशन में से वो एलिमेंट देखना है जो ज्यादातर कॉम्बिनेशन के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो C है वो ज्यादातर कॉम्बिनेशन के अंदर आया हुआ है। जो एलिमेंट आपका ज्यादातर कॉम्बिनेशन के अंदर आया हो आपको उसको क्या मान लेना है 1। क्या मान लेना है बेटे? 1। तो लेट C इक्वल टू 1। अगर C को मैं 1 कर दूं तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? 3 इंटू 1 3। क्या हो गई बेटे? 3 इंटू 1 3। उसके बाद C हमारे पास आ गया है, A हमारे पास आ गया है। इस वाली कॉम्बिनेशन के अंदर अगर मैं C की वैल्यू रख देता हूँ तो B की वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है। B की वैल्यू कितनी आई बेटे? 4। नेक्स्ट जो हमारा बचता है वो ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है। तो 2B इक्वल टू 2D। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? B की। तो मैं वैल्यू रख देता हूँ 2 इंटू 4 इक्वल टू 2D। 2 से 2 कैंसिल, D की वैल्यू क्या आ गई बेटे? 4। तो हमारे पास A भी आ गया है, B भी आ गया है, C भी आ गया है, D भी आ गया है। तो इन सब की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। A की वैल्यू क्या है बेटे? 3। B की वैल्यू क्या है? 4। C की वैल्यू हमने 1 मानी थी और D की वैल्यू क्या है? 4। आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। आप चेक कर लीजिए। 3 आयरन है, 3 आयरन है, 4 दोनों 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। काफी इजी है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई हो तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। अगली जो हम इक्वेशन लेते हैं वो है हमारी Mg3N2। ये क्या होता है बेटे? ये हमारा होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या होता है बेटे? मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ के साथ अमोनिया फॉर्मेशन होती है। क्या होती है बेटे? अमोनिया फॉर्मेशन। तो ट्रिक लगाते हैं। पहले क्या करेंगे? सबको ABCD की फॉर्म में ले आएंगे। ले आए बेटे, अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये क्या है बेटे? 3A। Mg कितना है? 3। तो 3A, इधर की साइड Mg कितना है? 1। तो 3A इक्वल टू C। ये किसके लिए बेटे? मैग्नीशियम के लिए कॉम्बिनेशन। अगला एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। किसमें प्रेजेंट है? A में। नाइट्रोजन का नंबर क्या है? 2। तो ये क्या हो गया
2A इज इक्वल टू, इधर की साइड नाइट्रोजन कितना है 1, तो ये क्या हो गया कॉम्बिनेशन 2A इज इक्वल टू D। ये किसके लिए बेटे, नाइट्रोजन के लिए। अगला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, नंबर में कितना है 2, तो ये क्या हो गया 2B। इधर की साइड हाइड्रोजन कितने हैं 2, कितने हैं बेटे 2, तो ये क्या हो गया 2C, क्या हो गया 2C। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर आपका D के अंदर भी प्रेजेंट है और नंबर में 3 है, तो आपको इसको भी लिखना पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया 3D, क्या हो गया बेटे 3D। उसके बाद ये किसके लिए था बेटे, हाइड्रोजन के लिए। लास्ट हमारा क्या है, ऑक्सीजन। लास्ट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड बने तो अकेला बी लिखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो B इज इक्वल टू 2C। 4 तरीके के अपने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। अब अगला क्या था, हमें वो कॉम्बिनेशन छांटना है जिसमें से जो एक एलिमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, तो हम यहाँ पर छांट लेते हैं। आप इसको अवॉइड करना बेटे, बड़े वाले को अवॉइड करना, क्योंकि बाकी से भी काम चल जाता है। तो हम छांट लेते हैं ए को, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, लेट ए इज इक्वल टू 1। अगर पहले कॉम्बिनेशन में ए की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ गई बेटे 3, क्या आ गई बेटे 3। सी की वैल्यू आते ही क्या मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो बी क्या हो गया बेटे मेरा 6, क्या हो गया 6। अगर मेरे पास ए की वैल्यू है तो मैं डी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, तो 2 × 1 इज इक्वल टू डी। डी कितना आ गया बेटे 2। मेरे पास क्या क्या आ चुका है, ए आ गया है, बी आ गया है, सी आ गया है, डी आ गया है। ठीक है, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप इन सबकी वैल्यू यहाँ डाल दो, अगर वो इक्वल आती है तो आपकी ट्रिक बिल्कुल सही काम कर रही है। तो 2 × 6 इज इक्वल टू 2 × 3 प्लस 3 × 2, तो इधर कितना है 12, ये कितना बेटे 6 प्लस 6, तो 12 इज इक्वल टू 12। मतलब आपकी जो ट्रिक है वो काफी सही है। अभी क्या करना है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए कितना था बेटे 1, कितना था 1, बी कितना है बेटे 6, सी कितना है आपका 3 और डी कितना है बेटे 2। अब हम चेक कर सकते हैं मैग्नीशियम कितने हैं 3, इधर मैग्नीशियम कितने हैं 3, इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2, इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 12, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 × 3 6, 2 × 3 6, 6 + 6 12। ऑक्सीजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं 2 × 3 6। तो पूरी इक्वेशन जो है आपकी बैलेंस है। काफी इजी ट्रिक है बेटे, कभी भी फेल नहीं होगी, मैं बार बार बता रहा हूँ। दुनिया भर की कितनी भी इक्वेशन हो सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब के बाद हम ले लेते हैं कंबशन ऑफ ब्यूटेन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जब कभी भी कंबशन कराते हैं, कंबशन क्या होता है बेटे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को रिएक्ट कराना। तो हमेशा कंबशन से जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो आपके CO2 और H2O होते हैं। कौन से होते हैं बेटे, CO2 और H2O। फिर से वही काम करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे ABCD। यहाँ पर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के लिए देखते हैं बेटे 4A इज इक्वल टू C, 4A इज इक्वल टू C। 10A इज इक्वल टू, हाइड्रोजन कहाँ है बेटे D में है, कितने हैं 2, तो 10A इज इक्वल टू 2D। उसके बाद हम बढ़ेंगे किधर, ऑक्सीजन की तरफ, तो ये कितने हैं 2B। इधर ऑक्सीजन कितने बेटे, C में भी है D में भी है, तो ये क्या हो गया 2C प्लस D। तो तीसरा कॉम्बिनेशन भी हमारा तैयार है। तो अब ज्यादातर कॉम्बिनेशन में A आया हुआ है, तो लेट A इज इक्वल टू 1। अगर A को 1 माना तो C क्या हो गया बेटे 4, C क्या हो गया 4। और A का अगर हमें वैल्यू पता है तो D कितना हो गया बेटे 5, कितना हो गया 5। A आ गया, C आ गया, D आ गया, B बचता है, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। तो 2B इज इक्वल टू 2 × C, C कितना 4, D कितना 5, तो ये कितना आ गया बेटे 8 + 5 13। तो B की वैल्यू क्या आ गई 13/2। तो ABCD हमारे पास आ गए हैं, सबकी वैल्यू आप लोग रख दो। तो A की वैल्यू क्या आई बेटे 1, B की वैल्यू क्या आई 13/2, C की वैल्यू क्या आई, C की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 5। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कभी भी केमिकल इक्वेशन को जब भी बैलेंस करो तो आपको फ्रैक्शन से बचना है, और इस फ्रैक्शन 13/2 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेट मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विद 2। तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा C4H10, 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 13O2 प्लस 8CO2 प्लस
10H2O। अभी भी आप चेक कर सकते हो नंबर जो है वो एलिमेंट का इक्वल होगा, तो हमने ये सिंपलीफाई फॉर्म में ले लिया। तो चलिए ये थी हमारी ट्रिक। अब बैलेंसिंग हमने सिंपल टाइप की इक्वेशन की थी, तो आपकी एक और टाइप की इक्वेशन जो है यहाँ पर बैलेंस होती है, वो होती है हमारी आयनिक इक्वेशन। कि आयनिक इक्वेशन को किस तरीके से हम लोगों को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग बोलेंगे कॉपर +2 प्लस H2S gives CuS कॉपर सल्फाइड प्लस H+I। इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा, ये आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पर आपका जो चार्ज है ये अभी बैलेंस्ड नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर किसी ऐसे कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा कि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट को भी बैलेंस कर पाऊँ और चार्ज को भी बैलेंस कर पाऊँ। तो चलिए मैं यहाँ पर जो आपका H+ आयन है, यहाँ पर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो हाइड्रोजन का नंबर है वो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, और जो यहाँ पर हमारा चार्ज है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +1 था, तो 2 × 1 कितना हो गया बेटे, 2 × 1 2। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट भी बैलेंस हो गया और चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो कहने का मतलब हमारी केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड टाइप की होगी उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और चार्ज भी इक्वल होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है बेटे एग्जैक्ट केमिकल इक्वेशन में। एग्जैक्ट केमिकल इक्वेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, एनी केमिकल इक्वेशन is said to be balanced if it conserves all elements and electric charge। तो ये वाली डेफिनेशन जो है आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की यूज करनी चाहिए कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस तभी बोला जाएगा जब वो कंजर्व करती हो जितने भी उसके अंदर एलिमेंट है और जितना भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा लेक्चर बैलेंसिंग के ऊपर। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और ये ट्रिक अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन जिन बच्चों ने नहीं किया है अभी तक, और जिन बच्चों को लाइक करना है वो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।